अब 5 सवाल एक एक करके पूरा हल करके। इनमें से 3 बिल्कुल असली गेट डा पेपर से हैं और हर आंसर ऑफिशियल की से मिलाया हुआ है। तो सवाल एग्जाम के अपने स्टाइल में बनाए गए हैं और उन्हें मैं साफ बता दूंगा कि वो मॉक हैं। इन्हें ताले की तरह सोचिए। हर ताला अलग तरह से खुलता है पर चाबी एक ही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए, रो रिड्यूस कीजिए और पहले कंसिस्टेंसी देखिए, फिर गिनती। पहला सवाल हल्का है, बीच के 2 एग्जाम लेवल के, चौथा भारी और 5वां जानबूझकर गेट से भी कड़ा रखा गया है ताकि असली पेपर आसान लगे। हर सवाल पर पहले स्टेटमेंट, फिर आप वीडियो रोककर खुद कोशिश कीजिए। उसके बाद हम साथ में सॉल्व करेंगे। पहला सवाल, वार्म अप। ये मॉक है, गेट के नैट पैटर्न में बना हुआ। 1 मार्क। 3 इक्वेशंस दी हैं। पहली, x प्लस 2y प्लस z 8 के बराबर। दूसरी, 2x प्लस y प्लस 3z 13 के बराबर। तीसरी, 3x प्लस y प्लस 2z 11 के बराबर। पूछा गया है x प्लस y प्लस z की वैल्यू। नाट है, यानी कोई ऑप्शंस नहीं, आपको खुद नंबर लिखना है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, इसलिए इसे कभी खाली मत छोड़िए। वीडियो रोककर पहले खुद ट्राई कीजिए और एलिमिनेशन पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पर कीजिए, सिर्फ कोएफिशिएंट्स पर नहीं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाइए, तीनों रोज और बार के बाद 8, 13, 11। पहला पिवट ऊपर बाएं कॉर्नर वाला 1 है, जो सबसे अच्छी हालत है। दूसरी रो में से पहली रो का डबल घटाइए। 2 - 2 बनता है 0, 1 - 4 बनता है -3, 3 - 2 बनता है 1 और 13 - 16 बनता है -3। अब तीसरी रो में से पहली रो का ट्रिपल घटाइए। 3 - 3 बनता है 0, 1 - 6 बनता है -5, 2 - 3 बनता है -1 और 11 - 24 बनता है -13। अब अगला पिवट -3 है और उसके नीचे -5 पड़ा है। सीधा भाग देने पर फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए एक चालाकी, तीसरी रो को पहले 3 से गुणा कीजिए, फिर उसमें से दूसरी रो का 5 गुना घटा दीजिए। तीसरी कॉलम में बचता है -8 और दाहिनी तरफ -24, यानी z बराबर 3। अब ऊपर चढ़िए। दूसरी रो कहती है -3y प्लस z, -3 के बराबर। z की जगह 3 रखिए तो y बराबर 2 और पहली रो से x प्लस 4 प्लस 3 8 के बराबर, यानी x बराबर 1। जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6। यही आंसर है। अब इस सवाल के जाल सबसे पहला और सबसे आम, रो को 3 से गुणा करते वक्त उसकी बी वाली एंट्री गुणा करना भूल जाना। कोएफिशिएंट्स तो सही दिखते रहेंगे पर आंसर चुपचाप गलत हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा जाल, रो को गुणा करना सिर्फ तभी लीगल है जब गुणा करने वाला नंबर नॉन जीरो हो। यहां 3 है इसलिए ठीक है। तीसरा जाल सबसे शातिर है। सवाल ने x प्लस वाई प्लस z मांगा था, अकेला z नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स z बराबर 3 निकालकर वही लिख देते हैं और पूरा मार्क गवा देते हैं। नैट में जवाब लिखने से पहले सवाल की आखिरी लाइन दोबारा पढ़िए और अब वो पैटर्न जो हर एलिमिनेशन में काम आएगा। फ्रैक्शन से बचना है तो जिस रो को आप मारने जा रहे हैं उसे स्केल कीजिए। पिवट वाली रो को कभी मत छेड़िए। पिवट रो आगे भी काम आएगी और उसमें फ्रैक्शन घुस गया तो वो पूरे सवाल में फैल जाएगा। अगले सवाल से पहले एक तस्वीर, क्योंकि वो पूरा सवाल इसी एक आइडिया पर बना है। ये अधूरी सीढ़ी देखिए। नीचे के कुछ स्टेप्स पहले से बने हुए और सीधे हैं और ऊपर का हिस्सा अभी सिर्फ ढांचा है। अब अगर कोई आपसे कहे कि इस सीढ़ी को पूरा कीजिए तो आप नीचे वाले बने हुए स्टेप्स पर दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, वो काम पहले से हो चुका है। गॉसियन एलिमिनेशन में भी ठीक यही होता है। एलिमिनेशन का पूरा महंगा हिस्सा सिर्फ डायगोनल के नीचे वाली एंट्रीज को जीरो करने में लगता है। अगर वो एंट्रीज पहले से ही जीरो हैं तो वो मेहनत करनी ही नहीं पड़ती।
गेट ने 2025 में ठीक यही बात पूछी थी और ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे इसलिए हार गए क्योंकि उन्होंने रटा हुआ जवाब लिख दिया। दूसरा सवाल, गेट डा 2025 क्वेश्चन 12 एमसीक्यू 1 मार्क। दिया है कि गॉसियन एलिमिनेशन किसी n बाई n अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर चलाई जा रही है। पूछा है कि इसमें एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस की गिनती किस ऑर्डर की होगी। पहले दो ऑप्शंस हैं ऑर्डर n और ऑर्डर n स्क्वायर और बाकी दो हैं ऑर्डर n क्यूब और ऑर्डर n टू द पावर 4 वीडियो रोक कर सोचिए। एक हिंट, इस सवाल में असली इंफॉर्मेशन मेथड के नाम में नहीं है, मैट्रिक्स की शेप में है। अपर ट्रायंगुलर शब्द ही पूरा सवाल है। पहले याद कीजिए कि कॉस्ट जाती कहां है। एक डेंस n बाय n मैट्रिक्स पर फॉरवर्ड एलिमिनेशन यानी डायगोनल के नीचे सब कुछ जीरो करने का काम लगभग n क्यूब बाय 3 ऑपरेशंस लेता है। यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से गॉसियन एलिमिनेशन को ऑर्डर n क्यूब कहा जाता है। और उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन यानी नीचे से ऊपर वैल्यूज भरना, सिर्फ n इंटू n माइनस 1 पूरे पर बाई 2 मल्टीप्लिकेशंस और उतनी ही सब्ट्रैक्शंस लेता है यानी लगभग n स्क्वायर बाई 2। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब सवाल की शर्त लगाइए, मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है यानी डायगोनल के नीचे हर एंट्री पहले से ही जीरो है, तो फॉरवर्ड एलिमिनेशन में मारने के लिए बचा ही कुछ नहीं। हर मल्टीप्लायर जीरो है और वो पूरा n क्यूब वाला स्टेज एक भी ऑपरेशन किए बिना निकल जाता है। बचता है सिर्फ बैक सब्स्टिट्यूशन जो n इंटू n माइनस 1 बाई 2 के ऑर्डर का है यानी कुल ऑर्डर n स्क्वायर। सही जवाब ऑप्शन बी है और ऑफिशियल की भी बी ही है। अब इस सवाल का जाल जो बहुत सफाई से बिछाया गया है, जल्दी में दिमाग गॉसियन एलिमिनेशन सुनते ही रटा हुआ जवाब निकाल देता है, ऑर्डर n क्यूब, और ऑप्शन सी चुन लेता है। वो जवाब गलत नहीं है, वो सिर्फ गलत सवाल का जवाब है। ऑर्डर n क्यूब डेंस मैट्रिक्स के लिए सही है जहां सचमुच काम बाकी हो। यहां काम बाकी है ही नहीं और इसे एक आगे की सोच में बदल लीजिए। कॉस्ट हमेशा मैट्रिक्स की शेप से आती है, मेथड के नाम से नहीं। लोअर ट्रायंगुलर पर भी यही जवाब रहेगा, बस सब्स्टिट्यूशन ऊपर से नीचे होगा जिसे फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स पर कॉस्ट गिरकर सिर्फ ऑर्डर n रह जाती है क्योंकि हर अननोन अपनी अकेली डिवीजन से मिल जाता है। यह सीढ़ी याद रखिए, गेट इसी के अलग अलग स्टेप पर सवाल बनाती है। तीसरा सवाल, गेट डा 2025 क्वेश्चन 13 एमसीक्यू 1 मार्क। पर इसे हल्के में मत लीजिए, ये पूरे टॉपिक की समझ जांचता है। दिया है कि n बाई n मैट्रिक्स आ की हर रो के एलिमेंट्स का जोड़ 1 है और b बनाया गया है a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर प्लस a। पूछा है कि b x बराबर 0 के कितने सॉल्यूशंस हैं। ऑप्शन a कहता है कोई सॉल्यूशन नहीं और ऑप्शन b कहता है ठीक टू सॉल्यूशंस। ऑप्शन c कहता है इन्फिनिटली मैनी और ऑप्शन d कहता है एक यूनिक सॉल्यूशन। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए, दो अलग अलग बातें सोचिए। रो सम्स बराबर 1 का क्या मतलब निकलता है और उस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को फैक्टर कैसे करेंगे। एजेंट वैल्यूज की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये पूरा सवाल सिस्टम्स की भाषा में हल हो जाता है। रो सम्स बराबर 1 का मतलब क्या है, इसे एक तस्वीर से पकड़िए। एक पूरी रोटी को टुकड़ों में काट दीजिए। टुकड़े अलग अलग साइज के हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, पर उन सबको जोड़ दीजिए तो पूरी रोटी वापस बन जाती है। न कुछ बचा न कुछ बाहर से आया। मैट्रिक्स की हर रो ठीक यही कर रही है, उसके सारे नंबर्स मिलकर पूरा एक बनाते हैं। अब इसका सीधा नतीजा देखिए। अगर आप ऐसे मैट्रिक्स को उस वेक्टर पर लगाएं जिसकी हर एंट्री 1 है, उसे ऑल वंस वेक्टर कहते हैं और हम इसे ई लिखेंगे, तो हर रो में बस उस रो का जोड़ निकल कर आता है यानी 1। इसलिए अ को ई पर लगाने से ई ही वापस मिल जाता है। ये एक लाइन मुफ्त में हाथ लगी है और आगे पूरा सवाल इसी पर टिका है। पहला हिस्सा, ऑल वंस वेक्टर ई लीजिए। आ को ई पर लगाने से किसी भी रो आई में
उस रो की सारी एंट्रीज का जोड़ निकलता है और वो जोड़ हमें 1 दिया गया है, इसलिए AE बराबर E। दूसरा हिस्सा, और यही पूरे सवाल की चाबी है, B को फैक्टर कीजिए। अ क्यूब माइनस 2a² प्लस अ में से अ बाहर निकालिए तो अंदर बचता है अ स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई, जो एक पूरा स्क्वायर है अ माइनस आई का स्क्वायर। तो b बराबर अ इंटू अ माइनस आई का होल स्क्वायर। तीसरा हिस्सा, अब माइनस आई को e पर लगाइए, मिलता है AE माइनस ई, और हम जानते हैं AE बराबर E है, इसलिए ये पूरा 0 हो जाता है। अब सब जोड़िए, b को E पर लगाइए, सबसे अंदर वाला a माइनस आई ही E को 0 बना देता है, और उसके बाद बाकी सब 0 पर लगकर 0 ही रहता है। तो BE बराबर 0, जबकि E खुद 0 वेक्टर नहीं है। बस सवाल खत्म। हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिल गया जिसे भी 0 बना देती है, यानी भी x बराबर 0 के पास ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा भी सॉल्यूशन है, और उसका हर स्केलर मल्टीपल भी सॉल्यूशन है, इसलिए इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। ऑप्शन सी। ऑफिशियल की भी सी ही है। अब इसके जाल। ऑप्शन बी यानी ठीक टू सॉल्यूशंस सुनने में मासूम लगता है, पर गणित के हिसाब से नामुमकिन है। होमोजीनियस सिस्टम में x बराबर 0 हमेशा काम करता है, इसलिए ऑप्शन आ भी कभी सच नहीं हो सकता। दोनों बिना कोई कैलकुलेशन किए काटे जा सकते थे, और अगर एक भी नॉन जीरो सोल्यूशन मिल गया तो उसका हर मल्टीपल भी सोल्यूशन है, इसलिए गिनती सीधे इन्फिनिटी पर चली जाती है, बीच में कुछ नहीं। दूसरा जाल यह है कि बहुत से स्टूडेंट्स यहां एजन वैल्यूज निकालने बैठ जाते हैं और समय गवा देते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी थी कि एक अकेला वेक्टर दिखा दो जिसे भी 0 बना देती है, और अब वो पैटर्न जो हर वेरिएंट में काम आएगा, जहां भी रो सम्स बराबर दिखें, तुरंत ऑल वंस वेक्टर आजमाइए। अगर हर रो का जोड़ C है तो AE बराबर C इंटू E होता है, और तब A माइनस C I को E0 बना देती है। यही चाल कॉलम सम्स के लिए भी चलती है, बस वेक्टर को ट्रांसपोज की तरफ से लगाना पड़ता है। चौथा सवाल, और ये भारी है। गेट डा 2024 क्वेश्चन 48 MSQ 2 मार्क्स। MSQ में एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर पार्शियल क्रेडिट भी नहीं, इसलिए हर ऑप्शन अलग से तौलना है। चारों ऑप्शंस एक ही सवाल पूछते हैं, क्या ऐसी मैट्रिक्स M और ऐसे वेक्टर्स P और Q मौजूद हैं कि MX बराबर P का एक हाल हो और MX बराबर Q का बिल्कुल दूसरा। ऑप्शन A कहता है 3x3 मैट्रिक्स, P पर यूनिक सॉल्यूशन और Q पर इन्फिनिट सॉल्यूशंस। ऑप्शन B कहता है 3x3 P पर कोई सॉल्यूशन नहीं और Q पर इन्फिनिट। ऑप्शन C कहता है 2x3 P पर यूनिक और Q पर इन्फिनिट, और ऑप्शन D कहता है 3x2 P पर यूनिक और Q पर कोई सॉल्यूशन नहीं। वीडियो रोककर ट्राई कीजिए और एक भी नंबर लिखने की कोशिश मत कीजिए। ये पूरा सवाल शेप और रैंक से हल होता है। इस सवाल में सब कुछ शेप पर टिका है, इसलिए तीनों शेप्स को एक बार आंख से देख लीजिए। स्क्वायर वाली शेप में इक्वेशंस और अननोन्स बराबर हैं। यहां सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि रैंक पूरा है या नहीं। चौड़ी वाली शेप में अननोन्स इक्वेशन से ज्यादा हैं, यानी क्लूज कम और सवाल ज्यादा। ऐसी हालत में कुछ न कुछ हमेशा आजाद रह जाता है, इसलिए यूनिक सॉल्यूशन यहां कभी मिल ही नहीं सकता। और लंबी वाली शेप में इक्वेशंस अननोन से ज्यादा हैं, यानी क्लूज जरूरत से ज्यादा। इनमें आपस में टकराव मुमकिन है, इसलिए कोई सॉल्यूशन न होना बहुत आसान है, पर अगर मिल गया तो यूनिक मिलेगा। ये तीन तस्वीरें दिमाग में बैठ गईं तो आधा सवाल बिना कैलकुलेशन के हो जाता है। सबसे पहले दो अलग सवाल अलग कर लीजिए, यही पूरी कुंजी है। सॉल्यूशन मौजूद है या नहीं, ये कॉलम स्पेस तय करता है, और वो यूनिक है या नहीं, ये नल स्पेस तय करता है। अब ऑप्शन A P पर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है नल स्पेस सिर्फ 0, यानी रैंक पूरा 3, यानी M इन्वर्टिबल।
और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हर क्यू पर यूनिक ही देती है, इन्फिनिट कभी नहीं। इसलिए गलत। ऑप्शन बी, रैंक 2 वाली कोई सिंगुलर 3x3 मैट्रिक्स लीजिए, क्यू को 0 रख दीजिए, होमोजेनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट है और नल स्पेस नॉन ट्रिवियल, तो इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिल गए। और पी को कॉलम स्पेस से बाहर चुन लीजिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं। दोनों शर्तें एक ही एम पर पूरी, बी सही। ऑप्शन सी, मैट्रिक्स 2x3 है, यानी अननोन्स 3 और रैंक ज्यादा से ज्यादा 2, तो नलिटी कम से कम 1 नल स्पेस में नॉन जीरो वेक्टर मौजूद है और यूनिक सॉल्यूशन कभी बन ही नहीं सकता। सी गलत। ऑप्शन डी, मैट्रिक्स 3x2 है और कॉलम्स इंडिपेंडेंट रखिए, तो नल स्पेस सिर्फ 0 है, सॉल्यूशन मिलेगा तो यूनिक ही मिलेगा, और उसकी कॉलम स्पेस 3 डायमेंशन में सिर्फ एक प्लेन है, तो उससे बाहर का क्यू चुनते ही कोई सॉल्यूशन नहीं। डी सही। जवाब है बी और डी, ऑफिशियल की से मिलता हुआ। अब इस सवाल के जाल एक टेबल में सबसे बड़ा जाल ऑप्शन आ है, क्योंकि पढ़ने में वो बहुत मुमकिन लगता है। आखिर पी और क्यू तो अलग अलग वेक्टर्स है ना, पर यूनिक सॉल्यूशन कोई बी वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो पूरी तरह मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। एक बार मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो गई तो वो हर बी के लिए यूनिक देती है, बी बदलने से ये बात नहीं बदलती। इसलिए झूठा है, बी सही है, और उसका सबसे साफ कंस्ट्रक्शन यही है कि क्यू को 0 रख दिया जाए। होमोजेनियस सिस्टम कभी इनकंसिस्टेंट नहीं होता, इसलिए वो हिस्सा मुफ्त में मिल जाता है। सी का जाल गिनती में है। बहुत से स्टूडेंट्स 2x3 देखकर सोचते हैं कि 2 इक्वेशन से 2 चीजें तय हो जाएंगी, पर अननोन्स 3 है और रैंक 2 से ऊपर जा ही नहीं सकता। और डी सही है, क्योंकि टॉल मैट्रिक्स में नल स्पेस खाली हो सकता है, पर कॉलम स्पेस पूरी स्पेस नहीं भर सकती। पूरा सबक एक लाइन में। यूनिक होना और सॉल्यूशन का होना 2 अलग सवाल हैं। पहला नल स्पेस देखता है, दूसरा कॉलम स्पेस। इन्हें अलग अलग पूछिए और शेप वाले सारे एमएसक्यू आसान हो जाएंगे। आखिरी सवाल से पहले एक आखिरी तस्वीर, क्योंकि उसका सबसे कड़ा ऑप्शन इसी पर टिका है। एक स्टेज देखिए जिस पर कुछ स्पॉटलाइट्स पड़ रही है। हर लाइट अपना एक गोल टुकड़ा रोशन करती है, और अगर लाइट्स काफी हों तो मिलकर वो पूरा फर्श ढक लेती है। एक भी कोना अंधेरा नहीं बचता। मैट्रिक्स के कॉलम्स ठीक यही लाइट्स हैं और उनका स्पैन वो रोशन हिस्सा है। ए एक्स बराबर बी का हल तभी मौजूद होता है जब भी रोशनी वाले हिस्से में गिरे। अब सोचिए, अगर हर मुमकिन बी के लिए हल चाहिए तो कॉलम्स को पूरी स्पेस रोशन करनी पड़ेगी, और उतनी स्पेस ढकने के लिए कम से कम उतने ही कॉलम्स चाहिए जितनी उस स्पेस की डायमेंशन है। इस एक तस्वीर से 5वें सवाल का सबसे कड़ा ऑप्शन सीधे खुल जाएगा। 5वां सवाल, और ये जानबूझकर गेट से भी कड़ा है। ये मॉक है। एमएसक्यू पैटर्न में 2 मार्क्स दिया है कि A एक m/n रियल मैट्रिक्स है और B Rm में है। पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट्स हमेशा सही है। ऑप्शन A कहता है कि अगर Ax बराबर B के 2 अलग सॉल्यूशंस हैं तो उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। ऑप्शन B कहता है कि अगर mn से छोटा है तो x बराबर B के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ऑप्शन C कहता है कि अगर Ax बराबर 0 का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो Ax बराबर B के ज्यादा से ज्यादा एक सॉल्यूशन है। और ऑप्शन डी कहता है कि अगर Ax बराबर B हर B के लिए कंसिस्टेंट है तो mn से बड़ा नहीं हो सकता। वीडियो रोक कर ट्राई कीजिए। यहां चारों ऑप्शंस में से 3 सही हैं और एक बहुत सफाई से गलत है। पहले ऑप्शन A, मान लीजिए u और v दोनों Ax बराबर B को हल करते हैं और वो अलग अलग हैं। दोनों को घटा दीजिए। A इंटू यू माइनस वी बराबर B माइनस B यानी 0, और u माइनस वी नॉन जीरो है क्योंकि वो अलग है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन u में उस अंतर का कोई भी मल्टीपल जोड़ते जाइए। हर बार a लगाने पर b ही मिलेगा क्योंकि दूसरा हिस्सा 0 देता है। t की इन्फिनिट वैल्यूज हैं, इसलिए इन्फिनिट सॉल्यूशंस a सही है, और ये किसी भी m और n के लिए सच है। अब ऑप्शन सी,
जो असल में इसी बात का उल्टा है। मान लीजिए नल स्पेस सिर्फ 0 है और यू तथा वी दोनों सॉल्यूशंस हैं, तो यू माइनस वी नल स्पेस में है और नल स्पेस में 0 के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए यू बराबर वी यानी दो अलग सॉल्यूशंस मुमकिन ही नहीं। ध्यान दीजिए, स्टेटमेंट ने ज्यादा से ज्यादा एक कहा है, बिल्कुल एक नहीं। और यह शब्द बहुत सोचकर रखा गया है, क्योंकि हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन हो ही ना। इसलिए सी भी सही है। अब ऑप्शन बी, और यही इस सवाल का असली शिकार है। mn से छोटा होने का मतलब है इक्वेशंस कम और अननोन ज्यादा, यानी वाइड मैट्रिक्स। ये सच है कि ऐसी हालत में यूनिक सॉल्यूशन कभी नहीं मिल सकता, पर स्टेटमेंट इन्फिनिटली मैनी का दावा कर रहा है और वो अलग बात है। काउंटर एग्जाम्पल बिल्कुल छोटा सा है। आ को एक ही रो लीजिए जिसमें दोनों एंट्रीज 0 हैं और बी को 1 लीजिए। यहां m बराबर 1, n बराबर 2, तो m सचमुच n से छोटा है, पर इक्वेशन कह रही है 0 बराबर 1, जो सरासर झूठ है, एक भी सॉल्यूशन नहीं। इसलिए भी गलत है। वाइड होना यूनिकनेस को मारता है, कंसिस्टेंसी की कोई गारंटी नहीं देता। अब ऑप्शन डी, अगर ax बराबर b हर b के लिए कंसिस्टेंट है, तो हर b कॉलम्स के स्पैन में है। मतलब कॉलम्स पूरी Rm को रोशन करते हैं, यानी रैंक पूरा m है, और रैंक कभी कॉलम्स की गिनती से बड़ा नहीं हो सकता, यानी रैंक n से बड़ा नहीं हो सकता। दोनों मिलाइए, m बराबर रैंक और रैंक n से छोटा या बराबर, इसलिए m n से बड़ा नहीं हो सकता। डी सही है, तो पूरा जवाब है अ, सी और डी। अब पांचों को एक टेबल में समेट लीजिए और साथ में हर एक का वेरिएंट भी देख लीजिए, ताकि सवाल पलट कर आए तो भी आप तैयार रहें। हमेशा सच है, क्योंकि दो सॉल्यूशंस का अंतर नल स्पेस में गिरता है, और नल स्पेस एक सबस्पेस है। उसमें एक नॉन जीरो वेक्टर हो तो पूरी लाइन होती है। वेरिएंट, अगर सवाल कहे ठीक 3 सॉल्यूशंस, तो वो भी नामुमकिन है। उसी वजह से भी गलत है और यही सबसे ज्यादा चुना जाता है। वेरिएंट पर ध्यान दीजिए। अगर स्टेटमेंट में जोड़ दिया जाए कि सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो mn से छोटा होने पर इन्फिनिटली मैनी सचमुच हो जाता है और तब भी सही हो जाएगा। एक शब्द जोड़ने से जवाब पलट जाता है। सी हमेशा सच है और यह यूनिकनेस की असली परिभाषा है। वेरिएंट, होमोजेनियस सिस्टम में यही कंडीशन बताती है कि कॉलम्स इंडिपेंडेंट हैं। डी हमेशा सच है। वेरिएंट, अगर सवाल हर बी के लिए यूनिक सॉल्यूशन मांगे, तो रैंक बराबर m और रैंक बराबर n दोनों चाहिए, यानी मैट्रिक्स स्क्वायर और इन्वर्टिबल होनी ही पड़ेगी, और पूरे सेट का एक ही सूत्र। किसी स्टेटमेंट को तौलने से पहले उसे 2 हिस्सों में तोड़िए, सॉल्यूशन मौजूद है क्या और वो अकेला है क्या। पहला कॉलम स्पेस का सवाल, दूसरा नल स्पेस का। पांचों निपट गए। दोहराइए, क्या क्या हाथ लगा। एलिमिनेशन में फ्रैक्शन से बचना है, तो जिस रो को मार रहे हैं उसे स्केल कीजिए और उसकी बी वाली एंट्री भी साथ स्केल कीजिए। कॉस्ट मैट्रिक्स की शेप से आती है। पहले से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर गॉसियन एलिमिनेशन ऑर्डर n स्क्वायर है, ऑर्डर n क्यूब नहीं। रो सम्स बराबर दिखते ही ऑल वंस वेक्टर आजमाइए, वो अक्सर नल स्पेस सीधे हाथ में दे देता है। एक नॉन जीरो नल वेक्टर मिलते ही इन्फिनिटली मैनी साबित हो जाता है, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं, और ठीक टू सॉल्यूशंस जैसे ऑप्शंस पहले ही काटे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सॉल्यूशन का होना कॉलम स्पेस तय करता है और उसका अकेला होना नल स्पेस। शेप वाले हर MSQ में यही 2 सवाल अलग अलग पूछिए। अगर ये 5 सवाल बच गए, तो असली पेपर का लीनियर सिस्टम्स वाला सवाल आपको आसान लगेगा।